डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्या बात कर दी मैंने, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो खर्चा आया। अच्छा, वो खर्चा कहां से हुआ, वो मटेरियल भी तो कॉस्ट ही किया था ना, वो यही तो है। वो मटेरियल जब खरीदा था तो वो मटेरियल कॉस्ट किया हुआ था। अब वो मटेरियल अगर मशीन में डल गया तो वो हमारा खर्चा फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, एक तो मटेरियल लगा, फिर इस पे मजीद कितना खर्चा आया हुआ है, इस पे लेबर भी लग गई हुई है, और इस पे एफओएच भी लग गया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अगर, तो उसकी इन्वेंट्री में ये तीन कंपोनेंट्स हैं। और मैंने पहले बताया था, अभी दोबारा लिख देता हूं, इन दोनों को मिला के कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है इन्वेंट्री पे आ चुका खर्चा। अब अगर वो इन्वेंट्री इस शक्ल में है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो उसके खरीद के लाने तक के खर्चे थे। और अगर इन्वेंट्री इस शक्ल में है तो उसकी कॉस्ट में ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे, मटेरियल भी, लेबर भी और एफओएच भी। अच्छा, मैं ना इसके नीचे ही लिख रहा हूं, इसके नीचे अगर आपके पास जगह है तो आप भी इसके नीचे लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे लिख लें। मैं असल में ना इसी को और बढ़ा रहा हूं, इस बात को मैं और एक्सप्लेन करने लगा। अगर इसके नीचे जगह है तो आप इसको आगे बढ़ा लें, नहीं तो कोई मसला नहीं, आगे अगले पेज पे लिख लें। यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है तो उसकी कॉस्ट यानी उस पे आ चुका खर्चा वो ये है। और अगर इसकी कोई लिस्ट बना लें फायदा होगा, तो इसको मैं कह लेता हूं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसी से मैं आगे चल रहा हूं, जिनके पास जगह नहीं है वो अगले पेज पे लिखें, तो फिर ये लिखें कि मैं इसके आगे चल रहा हूं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इस बात को ना हल्का ना लें, मैं कह रहा हूं कि इसी के नीचे चल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने अगले पेज पे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट लिख लिया तो ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो परचेज की कॉस्ट पड़ रही है, मैंने उसमें कहा है क्या क्या शामिल है, क्योंकि मैंने यहां बात की थी ना ऑल डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, तो ये है कौन सी, उनकी एक लिस्ट बना के दे रहा हूं। और ये लिस्ट ऐसा नहीं है कि परफेक्ट मैंने सारी चीजें डाल दी इसमें, 5-6 मिसालें डालूंगा, उसके बाद फिर एक कीमती पॉइंट लिख दूंगा। तो इसमें शामिल है क्या क्या, इसके लिए इमेजिन करते हैं कि गुड्स खरीद रहे हैं और चलो दूसरे मुल्क से खरीद लेते हैं। तो खरीदेंगे तो क्या क्या खर्चा होगा, परचेज प्राइस देनी पड़ेगी। अच्छा, परचेज प्राइस देनी पड़ेगी, और अगर वो परचेज प्राइस में से डिस्काउंट अभी माइनस करना हुआ तो वो माइनस करेंगे। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड या सेटलमेंट, दोनों, ट्रेड भी और सेटलमेंट भी। तो जितने का खरीदेंगे उसमें से डिस्काउंट माइनस। खरीद लिया, अब आगे क्या करें, जापान से खरीदा है, चलो अब आगे क्या करें,
अब उसको यहां लेके आना है, चीजों को लेके आएंगे तो फिर या तो हवा में उड़ा के लाएंगे या पानी से लाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, कैरेज भी कह सकते हैं, फ्रेट भी कह सकते हैं। तो अब ये जहाज सीधा हमारी फैक्ट्री की छत पे लैंड करेगा आगे? नहीं। बड़ी छत बना ले तो फिर नहीं करेगा। नहीं, ये आएगा जी मुल्क की सरकारी जगह यानी पोर्ट पे पहुंच गया। अब जब पोर्ट पे पहुंचेगा तो सरकार ऐसे तो वो चीजें नहीं छोड़ेंगे, वो लगाएंगे उस पे पैसे, टैक्सेस ड्यूटीज लगाएंगे। अच्छा, टैक्सेस ड्यूटीज होती हैं दो तरह की, या तो उन्होंने कल वापस मिल जाना होता है या बस गई। तो अगर तो वो नॉन रिफंडेबल हैं तो वो कॉस्ट का हिस्सा है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज दे दिए जी, गवर्नमेंट को पैसे दे दिए। फिर इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तो उसके लिए हमें बाद औकात क्लियरिंग एजेंट भी रखना पड़ता है, तो उसके क्लियरिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अच्छा, इंपोर्ट की थी तो वो ना पार्टी मान नहीं रही थी, वो कहते तुम चीजें ले लोगे पैसे नहीं दोगे हमें। तो उसको यकीन कराने के लिए हमने बैंक से एक चिट्ठी लिखवाई। तो बैंक ने जिसको लेटर लिखा उसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक हमारा सगा तो है नहीं, वो मुफ्त में तो लेटर लिखेगा नहीं, उसके वो पैसे लेगा, तो एलसी चार्जेस। फिर रास्ते में कोई मछलियां ना खा जाए, कोई जहाज इधर उधर ना हो जाए, तो उसके लिए रास्ते की कराई इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस करा ली। चीज पहुंच गई, फैक्ट्री में पहुंच गई चीजें। अब आगे वो लोडिंग अनलोडिंग कर ले, हैंडलिंग कह लें, चले हैंडलिंग कॉस्ट हो गई। और इंस्टॉल कर लें इसको, है ना, इंस्टॉल कर लेना, है ना। चीजें मंगवाई हैं बेचने के लिए, इंस्टॉल कर लेना, सब दीवारों पे चिपका लें। तो इंस्टॉल कर लें, नहीं। अच्छा, ये तो है मिसालें, इनको कवर करते हुए ये ना भी लिखते फिर भी ये कीमती तरीन जुमला, ऑल अदर डायरेक्टली attributable costs incurred in bringing the asset to its working condition, its present location and condition। ये वैसे कीमती तरीन जुमला है कि खरीदने से लेके स्टोर में लाने तक। अच्छा, स्टोर में लाने पे फुल स्टॉप लग गया। अब अगर स्टोर में लाके रखा हुआ है और 3 महीने तक स्टोर में पड़ा हुआ है तो मजीद खर्चा नहीं परचेज में ऐड होगा। ये सारा का सारा वो खर्चा चल रहा है जो लेके आने तक के लिए, ब्रिंगिंग। स्टोर में चीजें पहुंच गई, बस इसको फुल स्टॉप लग गया। तो वो सारे खर्चे जो खरीदने से लेके स्टोर में लाने तक इस पे इनकर हुए, वो इसकी कॉस्ट का हिस्सा बन गए। कुछ और खर्चे भी हैं जिसपे लगता है कि कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। रिफंडेबल अगर हुआ टैक्सेस ड्यूटीज, तो वो नहीं है कॉस्ट का हिस्सा। अगर रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट वो ऐड नहीं होगी। एक बार ले आए तो परचेज कॉस्ट खत्म,
हाँ, स्टोर फैक्ट्री में जो खर्चा है वो एफओएच में आएगा। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, अभी सिर्फ इसकी बात हो रही है, तो स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। इसी तरह से कुछ खर्चे होते हैं जो चलें ठीक है, सेलिंग कॉस्ट भी ले लेते हैं, जो होने चाहिए नहीं थे हो गए। रास्ते में चलान हो गया, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे यूनिट्स खराब हो गए, एबनॉर्मल कॉस्ट, पूरा डाका पड़ गया रास्ते में, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, तो इनको नहीं परचेज कॉस्ट का हिस्सा बनाते। तो परचेज कॉस्ट के अंदर ये सब चीजें शामिल हैं। अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस थी तो बस गुड्स की इन्वेंट्री की ये कॉस्ट हो गई, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल की इन्वेंट्री की ये कॉस्ट हो गई। यानी इसका आंसर फर्ज करें आ गया 180 रुपए किलो, यानी इन सबको ऐड किया तो 180 रुपए किलो आ गया इसका रेट। अब जब ये मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट शुरू ही उस 180 से होगी। रॉ मटेरियल खरीदा, ये सारे खर्चे मिला के, परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूटीज, ये सब मिला के लेट से वो मटेरियल इसको 180 रुपए का कॉस्ट किया है, तो वो मटेरियल की इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई। अब जब उसी मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेंगी तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए वो 180 भी आएगा ये। उसके बाद फिर डायरेक्ट लेबर और एफओएच मजीद आएंगे। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये वही चीज है जो मटेरियल हमें कॉस्ट कर रहा है। नींद आ रही है ना? चलिए फिर सवाल, पेज नंबर 5 पे आए। जी जी, किधर है, कौन है, कहां है जी? परचेज प्राइस में, जी जी, दोबारा बोलिए। परचेज प्राइस में से डिस्काउंट लेस किया हुआ है, हाँ। वैसे मुझे कोई डिस्काउंट तो मिलता नहीं है, क्योंकि मैं बाय करके लेकिन कोई बात नहीं। बात यहाँ नॉर्मल एबनॉर्मल की नहीं है, सवाल ये है कि ये जो हमें चीजें खरीदते हुए सप्लायर से डिस्काउंट मिल रहा है, क्या जरूरी है कि ये हर दफा डिस्काउंट मिला करेगा, या इस दफा क्या पता मिल गया हो? कोई बात नहीं, इस दफा मिल गया हो। जो भी हमें इनको खरीदते हुए असल में परचेज प्राइस देनी पड़ी माइनस जो असल में डिस्काउंट मिला। अब चाहे वो रमजान का मिल गया, चाहे उसने तरस खा के डिस्काउंट दे दिया, हमें मिल गया ना डिस्काउंट, तो जब मिल गया तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मली डिस्काउंट नहीं मिलता था, इस दफा स्पेशल डिस्काउंट मिल गया तो मिल गया तो मिल गया, तो जो भी डिस्काउंट मिला वो लेस होगा। नहीं, कुछ और पूछ रहे थे आप? अच्छा, वो बाकी 50% क्या है? आप सेल प्राइस पूछ रहे हैं कि परचेज प्राइस पूछ रहे हैं? लेकिन हम तो परचेज की बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि जो सेल प्राइस होगी तो क्या करें उसको? आपकी मर्जी है, आपने चीज बेचनी है, जितने की मर्जी बेचे, उसका इससे क्या ताल्लुक है? सेल प्राइस हम 4 गुना कर लें, उसका इससे क्या ताल्लुक है? देखें, चीज हमने खरीदी 100 रुपए की खरीदते थे, इस दफा हमें 85 की मिल गई, तो बस ठीक है, 100 माइनस 15, हमें वो 85 की कॉस्ट कर रही है। सस्ती मिल गई तो इसमें एतराज क्या है कि डिस्काउंट माइनस क्यों कर रहे हैं? हाँ, परचेज अलग चीज है, सेल अलग चीज है। हम सेल करते हुए कीमत और बढ़ा लें, हमें इस दफा सस्ती मिली, हम और महंगी बेच दें, हमारी मर्जी। तो अभी तो हम परचेज वाला एंगल ले लें। पेज नंबर आए 5 पे और इलस्ट्रेशन 1 आप कर दें अभी सॉल्व। पेज 5, पेज 5 पे आइए और इलस्ट्रेशन 1 अभी सॉल्व कर दें।
पेज 5 इलस्ट्रेशन 1 अभी सॉल्व कर दीजिए, और जिसको लिखते हुए मौत पड़ती हो वो कैलकुलेटर पे कर दे। वैसे लिख के करना चाहिए यार, पीआरसी थोड़ी है। और कर लेने के बाद पेज 13 पे मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन करने के बाद। ये तो आपने सोचना है। गोडाउन कहते हैं स्टोर को, ये भी आपने सोचना है। पेज 13 के ऊपर इसका सोल्यूशन भी है, कर लिया तो देख लें।
हाँ जी, डन। अच्छा, इसमें जो लास्ट वाली दो लाइनें हैं वो स्टोर में आ जाने के बाद की चीजें हैं। जैसे गोडाउन रेंट, ये स्टोर का रेंट होता है, और जो फायर इंश्योरेंस है ये ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं है। फायर इंश्योरेंस यही होती है कि जब स्टोर में चीजें पड़ी हैं तो उनमें ना आग लग जाए। तो ये आखिरी दोनों चीजें इसलिए शामिल नहीं की कि स्टोर में आने के बाद की चीजें, और ऊपर वालों में से वो ट्रांजिट इंश्योरेंस होती है। मतलब फायर इंश्योरेंस एसेट्स को कहते नहीं, उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस कहते हैं। तो और उसके अलावा वो जो रिफंडेबल सेल्स टैक्स है वो रिफंडेबल है, इसलिए ऐड नहीं होगा। बाकी इसको 30,000 से डिवाइड करना और फिर 2800 से मल्टीप्लाई करना, इस पे कोई एतराज? सारे, किसी को कोई एतराज नहीं जी? है डिवाइड क्यों किया? ये सारे के सारे 30,000 यूनिट्स खरीदने के खर्चे हैं। क्लोजिंग स्टॉक में कितने बच गए? नहीं, तो 30,000 की जो टोटल कॉस्ट है ये सारी 2800 यूनिट्स की कॉस्ट है। नहीं, उसके लिए मैं पर यूनिट की देखनी पड़ेगी ना। तो इसको 30,000 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की निकल आएगी, और 2800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बन जाएगा। और इसमें कोई एतराज परेशानी? जी, वो डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल थे कि एबनॉर्मल थे। ये थोड़ा सा बात का सवाल है। अगर रास्ते में जाया हो गए ना, तो ये मैं आके जब आपको अकाउंटिंग बताऊंगा ना इसकी, तब देखते हैं इसको। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी है हमने, वो तब देखते हैं कि नॉर्मल था कि एबनॉर्मल था। अभी मैंने इसलिए नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की कोई बात नहीं की। अच्छा, अभी जो इस वक्त बात की ना मैंने, ये सारी लिस्ट और ये सवाल भी जो किया, मैंने यहां इंटेंशनली हेडिंग दी थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी जो इन्वेंट्री हमारे पास किसी भी वक्त पड़ी हुई है उसकी अगर कॉस्ट जाननी है तो ये कॉस्ट निकालने का तरीका है। अब मैं बता रहा हूं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये अब थोड़ी सी गहराई में चली गई बात। ये जो भी सवाल किया, पता नहीं किया कि नहीं किया, किया है। इसमें जो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पहला साल था और ये जो 30,000 यूनिट्स मंगवाए ये साल में एक ही दफा मंगवाए, इकट्ठे ही मंगवाए, और जो साल के एंड पे 2800 बचे हुए हैं वो इन्हीं में से बचे हुए हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यानी ये ना होता तो क्या मसला होता? जब पूरे साल में ये 30,000 इकट्ठे खरीदे, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में खरीदे और पूरे साल में और कुछ खरीदा ही नहीं, तो जो 2800 बचे हुए हैं वो इन्हीं में से हैं। वरना क्या होता? वरना ये होता कि अगर इस साल में कुछ 4-5 दफा चीजें खरीदी होती, अगर ये 30,000 एक वक्त में ना खरीदा होता, किसी महीने में 10 खरीदे होते, फिर उसके बाद 12-15 हजार खरीदे होते, फिर 6,000 खरीदे होते, अगर इस तरह करके खरीदे होते तो हर दफा कॉस्ट सेम आनी थी।
नहीं, डॉलर चेंज हो रहा है, महंगाई हो रही है। अगर तो ये चीजें देखने में एक जैसी हैं, इसको प्रैक्टिकल मिसाल अपने लेवल की देखते हैं। किसी स्टोर में एक, चलो साबुन लेने गए, तो नहाते नहीं नहाते, लेकिन चलो मिसाल दे में क्या है, सोप लेने गए। अब उस शॉप के पास शेल्फ के अंदर कुछ 15 सोप पड़े हुए हैं। वो 15 के 15 उसने एक ही साथ एक ही वक्त में खरीदे थे? नहीं, वो तो रोज खरीद रहा है, हर हफ्ते खरीद रहा है, हर महीने खरीद रहा है। और वो जब खरीद के ला रहा है तो कभी पेट्रोल के रेट चेंज होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कुछ और पड़ रही है, कभी कुछ और पड़ रही है, लेकिन वो सारे पैकेट देखने में एक जैसे हैं। ये नहीं पता कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो पिछले महीने खरीदे थे, कौन से ऐसे हैं जो 2 महीने पहले खरीदे थे। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि सेम एक जैसे हैं। तो फिर उन पड़े हुए की कॉस्ट कौन सी वाली होगी, जो पिछले महीने खरीदे थे, या जो 2 महीने पहले खरीदे थे, या जो 6 महीने पहले खरीदे थे? ये पता नहीं लग सकता, ये प्रॉब्लम है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए प्रॉब्लम ये है कि इफ, बल्कि इन केस ऑफ सिमिलर आइटम्स, it is difficult to identify the cost of items held in closing inventory because of different costs of multiple purchases या productions during the period। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर सब एक जैसी चीजें हैं तो मसला ये है कि जो साल के एंड पे पड़ी हुई चीजें रह गई वो कौन सी वाली हैं? वो हैं जो पिछले महीने खरीदी थी, वो हैं जो 4 महीने पहले खरीदी थी, कौन सी वाली हैं? क्योंकि हर दफा खरीदते हुए रेट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो उनके लिए कौन सा रेट लगाएं, ये मसला है। अब मसला है तो फिर कोई हल भी होना चाहिए। तो इस मसले के हैं बुजुर्गों के बनाए हुए 2 हल। एक हल कहलाता है FIFO मेथड, और एक हल कहलाता है FCO मेथड, और ये आपको आते हैं तो बात खत्म। ये पढ़ा हुआ है ना, आता है आपको? अरे आता है, हैं? नहीं नहीं, लाइफ शेफ नहीं। तो इसकी मैं कल आपको फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस कराता हूँ। सादा सवाल, फिर उसमें रिटर्न्स डाल के, फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इनकी मुख्तलिफ वैरायटियां करते हैं। चलें जी, यहां से इंशाल्लाह कल आगे बढ़ते हैं।